वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खुशाइन खबर है, वो ये कि पाकिस्तान में वैक्सीन की जो लॉन्चिंग है आज की जा चुकी है। उस वैक्सीन की लॉन्चिंग की जा रही है जो पाकिस्तान में बनाई जाएगी। अब वैक्सीन अब इससे पहले पाकिस्तान के अंदर दूसरे ममालिक से ख़रीदी जा रही थी और दूसरे ममालिक से लेकर आई जाती थी यहाँ पर, और फिर उसके बाद ये प्रोसेस आगे बढ़ता था। लेकिन आज पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ही खुशाइन दिन है, और खुशाइन दिन इसी एतबार से है कि पाक वेक के नाम से पाकिस्तान में तैयार और पैक होने वाली ये पहली वैक्सीन है जो कि आज हुकाम वज़ारत सेहत हमें बता रहे थे। साथ ही असद उमर साहब की मैं बात कर लूँ और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने मिलकर आज इसके हवाले से बहुत सारी बातें हमें बताई भी और इस खुशखबरी को सुनाया भी आज अब से कुछ देर पहले जब हमने दिन में ये देखा। तो साथ ही जी ये अच्छी खबर जो है ख़ास तौर में वैक्सीन को मुतारिफ़ कराने के हवाले से आज सामने आई है। वैसे इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया में कोरोना वायरस के हवाले से अगर बात करें तो 17 करोड़ से केसेस मुतजावज़ कर गए हैं, और कोरोना वायरस के एतबार से 10 सर फहरिस्त ममालिक में अमरीका ताहाल पहले नंबर पर है। पाकिस्तान में कोरोना मरीज़ों की तादाद के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में मुल्क 29वें नंबर पर है। और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में हमने देखा था कि कोरोना से 71 अमवात यौमिया केसेस 2000 से नीचे आ गए हैं। आज ये बताया गया है गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना की मस्बत केसेस की शरह जो है वो 3.71% रही है। और इससे कबल भी हमने जैसे कि पहले हम देख रहे थे कि जो केसेस रिपोर्ट हो रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन अब चूँकि जो लॉकडाउन का मामला हुआ है ख़ास तौर पे, और जिसको हम ये देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतर तरीके से किया जा रहा है हैंडल, उसके बाद हम ये देखते हैं कि अब जो है केसेस में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। और सो फार अक्रॉस अगर हम पाकिस्तान में देखें अभी तक बताया जाता है कि पाकिस्तान में जो लोग रिकवर हुए हैं कोरोना से वो तकरीबन 8,44,638 का कोई एक तकरीबन फिगर है जो कि अब तक हुआ है। और ओवरऑल एक बहुत लंबी फहरिस्त है अगर मैं नंबर्स बताऊंगी जो आज की भी 24 घंटे के दौरान आई है, लेकिन ये कि काफ़ी हद तक बेहतरीन नज़र आ रही है। इसी पे आज हम बात करेंगे, और मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर फैसल सुल्तान, मावन खुसूसी वज़ीर आज़म के हैं बराए सेहत। आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल सुल्तान फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम, आपको मुबारकबाद हो, पाकिस्तानियों को मुबारकबाद, जैसे कि आज हमने मुतारिफ़ करा दी है नई वैक्सीन पाकिस्तान में जो कि पाकिस्तान बना रही है, पाकिस्तान मेड है पाक वेक के नाम से। इस पूरे अमल में डॉक्टर साहब अब तक जो हम देख रहे हैं ख़ास तौर पे जो ये टेन्योर गुज़रा और ख़ास तौर पे जब से ज़िम्मेदारियां आपके पास हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि इस थ्रू आउट टेन्योर के अंदर कहाँ कहाँ जो परेशानियां हैं अब तक आई हैं जो कि आप फेस कर रहे हैं, कौन से वो ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि आप फेस कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक नई वबा थी पूरी दुनिया के लिए, सबके लिए, लोगों को उससे मुतारिफ़ कराना, उससे फिर हैंडल होना किस तरह करना है। लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाते जब इस तरह की नई बीमारी आए, लोगों को नहीं पता कि क्या करना है, एक बड़ा कियोस क्रिएट हुआ। किस तरह से आपने इन चीज़ों को मैनेज किया, सबसे पहले थोड़ा सा ये भी बताएं हमें। शुक्रिया जी। ये जो जिम्मेदारी जो फॉर्मल वाली है वो तो अगस्त से मेरे पास है। इससे पहले बतौर फोकल पर्सन फॉर प्राइम मिनिस्टर फॉर कोविड पिछले मार्च से मैं कर रहा था। जाहिर है मेरे से पहले डॉक्टर जफर मिर्जा इस जिम्मेदारी को लेकर चल रहे थे, तो ये कुछ गुज़िश्ता से व्यवस्था वाली बात मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू में जो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे ख्याल था वो ये था कि हम अपना डेटा और जो अपनी डायग्नोस्टिक नेटवर्क है उसको स्ट्रेंथन करें, क्योंकि अगर तशखीस नहीं होगी, मालूम नहीं होगा कि कहाँ केसेस हैं, कितने हैं, तो फिर आप अपनी एपिडेमिक ट्रेंड को देख नहीं सकते। तो वो उसको बनाया गया। फिर उस वक्त शुरू में चैलेंजेस थे प्रोक्योरमेंट के, जैसे पीपीईज थे, इनकी फराहमी थी, उसमें मसाइल थे, उसको अबूर किया गया इस चीज़ को। उसके बाद फिर हमने अपने सिस्टम को तैयार करना था, बेड्स को की तादाद में इजाफा करना था, हेल्थ केयर वर्कर्स को रेडी करना था, मिस इन्फॉर्मेशन की दूरी करनी थी, ऑक्सीजन की फराहमी, हम पिछले साल से ही हम इसमें लगे हुए थे कि इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए। फिर साथ साथ लॉकडाउन की वजह से जो गरीब लोग, हमारे मुल्क के कमजोर तबका अफेक्ट हो रहा था, छोटे बिजनेसेस इफेक्ट हो रहे थे, उनके लिए जो इकदाम किए गए, उनको कैश की फराहमी और छोटे बिजनेसेस के लिए यूटिलिटी के बिल्स में आसानियां, ये सारी वो चीजें थी जो अबूर होती नहीं। लेकिन
एक बहुत बड़ा चैलेंज जो हमें मोर ज़्यादा रिसेंट टाइम्स में आया, वो वैक्सीन की फराहमी थी। और उसकी वजह ये थी कि दुनिया भर में वैक्सीन की ज़ाहिर डिमांड थी और है, और उनकी वो तादाद और मिकदार जो थी, जो चाहिए थी, वो अवेलेबल नहीं थी। तो ऐसी सूरत हाल में इसको प्रोक्योर करना एक चैलेंज रहा। बहरहाल वो भी कुछ अबूर हुआ और आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उसमें फर्दर बेहतरी आती चली जा रही। फिर हम अब उस मरहले में आ गए हैं जब हमने ये इंश्योर करना था कि वैक्सीन ना सिर्फ लगे बल्कि डॉक्यूमेंट हो, बल्कि अब हम उस मरहले में आ रहे हैं कि जो पहली खेप है उन लोगों की जो कि खुद से आके वॉलंटरी तरीके से लगवा रहे हैं, वो भी चल रही है। कई दिन के कई लाख लोग आके वैक्सीन लगवा रहे हैं। एक दिन 3,80,000 लोगों से ज्यादा एक दिन में वैक्सीन लगी। तो ये बड़े अच्छे नंबर हैं। लेकिन अगर हमने उस जगह तक पहुंचना है कि हम वैक्सीन के जरिए इस बीमारी से छुटकारा हासिल करें, तो उसके लिए हमें कम से कम 5-5.5 लाख से लेकर 7-7.5 लाख, बल्कि इससे भी ज्यादा रोजाना हम लोगों को वैक्सीन लगाएंगे तो हम साल के आखिर तक उस हदफ तक पहुंचेंगे जिसके जरिए हमारी बीमारी इससे रुकेगी। तो ये सारे चैलेंजेस वक्त के साथ रहे। मैंने जल्दी जल्दी बहुत से बोल दिए, मुमकिन जी एक जी आध जी मिस भी किया। जी। हाँ। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, चले ये तो आपने बात बता दी। अब थोड़ी सी कुछ सवालात ऐसे हैं जो कि मैं आपसे करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो हम देखते हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर, कि जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, यानी कि जो केसेस रिपोर्ट हो रहा है वो तो हमें पता है, वो नंबर्स आपके पास हैं, आप लोग उसे बताते भी हैं। और ये बहुत अच्छा है कि जी NCOC का इदारा मौजूद है जिसके तवज्जुद से हमें रोज़ाना की बुनियाद पर जो सारे अदाद-ओ-शुमार हैं वो फराहम किए जाते हैं, अवाम तक पहुँचाए जाते हैं। दूसरा, लोग ये भी पूछते हैं और ये भी सवाल उठाया जाता है कि क्या पाकिस्तान में अब तक कोरोना वायरस के हवाले से कम्युनिटी पर मबनी एदाद-ओ-शुमार मौजूद हैं क्या? क्योंकि बहुत सारे केसेस में हमने ये भी देखा जो कि रिपोर्ट हुए कि लोग घबराते हैं, लोग नहीं बताते, और लोग जाने से कतराते हैं हॉस्पिटल्स में, या डेथ्स अगर कोरोना से हो रही हैं तो अभी भी छुपा रहे हैं। तो उस हवाले से जो कम्युनिटी बेस्ड एदाद-ओ-शुमार है वो किस तरह से देखा जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, अगर एक क्लासरूम में हम बैठे हैं जहाँ 25 या 30 या 40 बच्चे बैठे हैं, और आपने उनकी अटेंडेंस लेनी है और आप उनसे हाथ खड़ा करके पूछते हैं कौन आया कौन नहीं, तो वो तो एक महदूद सा नंबर है। उसमें वाज़ेह तौर पे बताना कि 40 में से 38 बच्चे मौजूद हैं और बाकी 2 नहीं आए, या कितने बच्चों ने होमवर्क किया है, ये कितने बच्चे जो हैं वो कितने लड़के लड़कियां हैं, कितने क्या उम्र के हैं, क्या उनकी नंबर क्या है, टेस्ट में कितने नंबर है। देखिए, छोटी तादाद में ना आप सारे नंबर्स को गिन सकते हैं। जी। जब आप एपिडेमियोलॉजी में आते हैं, जब आप बड़ी तादाद को, लार्ज नंबर्स को देखते हैं, जैसे पाकिस्तान जैसा मुल्क है, 21 करोड़ लोग कम से कम 22 करोड़ के करीब हैं जी। और 220 मिलियन लोग, तो उस सूरत में रिप्रेजेंटेटिव स्टेटिस्टिक्स होती हैं। कंप्लीट स्टेटिस्टिक्स होना बड़ा मुश्किल होता है, खासतौर पे जब आपका फेडरल स्ट्रक्चर का मुल्क हो, जहां दादोशुमार फैले हुए हों और लोग बहुत सारे मुख्तलिफ फिजिकल जियोग्राफिक डोमेन्स में रहते हों, गांव, कस्बे, शहर, तो 100% आपको कैप्चर डेटा का कभी भी नहीं होता। लेकिन आप जब डेटा को देखते हैं और जब आप डेटा देखने के लिए ट्रेंड हो, तो आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि जो आपके अदाद-ओ-शुमार हैं, क्या वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्या वो अक्कासी करते हैं एक्चुअल हालात की या नहीं। तो अब जब दिन में 50,000 टेस्ट हो रहे हों और वो 100 मुख्तलिफ लैब से आ रहे हैं और सैकड़ों शहरों से आ रहे हैं और हजारों अस्पतालों का जो फिलअप रेट है आपके सामने वो कलेक्ट होकर आ रहा हो, तो आपको बहुत अच्छा अंदाजा हो जाता है कि वबा किस तरफ को जा रही है। तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि हमारे अदाद-ओ-शुमार जो हैं उनको इकट्ठा करने का तरीका, उसकी रोबस्टनेस और उसके ऊपर जो मेहनत की जाती है, उसके जरिए ये बहुत एक्यूरेट हैं। 100% कभी नहीं होते, लेकिन बहुत एक्यूरेट है। अच्छा, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि अभी तक हम देख रहे हैं जिस तरह से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और लोग टेस्ट भी करा रहे हैं अब काफ़ी इस एतबार से, ये बताएं कि चूँकि जो अभी लॉकडाउन किया गया और मुख्तलिफ स्पॉट्स के हवाले से जो स्ट्रेटजी अपनाई गई, और फिर वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई कि जी पार्शल लॉकडाउन होता था, मुकम्मल नहीं किया जाता था। अब लोग ये कहते हैं कि जी कहीं पे लॉकडाउन है, कहीं नहीं है, मतलब मुख्तलिफ सूबों का अपना 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 मामला भी हो गया है
क्या अब आइंदा आने वाले दिनों में कोई ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है कि जिसके एतबार से कोई एक ही स्ट्रेटजी हो जो कि सब सूबों के लिए हो और एक ही किस्म का जो है वो लॉकडाउन हो, या फिर इसी तरीके से ही रखी जाएगी इसी स्ट्रेटजी को कि जी कहीं बंद कर रहे हैं जहाँ पे हमें नंबर ज़्यादा नज़र आते हैं और कहीं पे जहाँ कम नंबर्स हैं वहाँ पे फिर खोल दिया जाएगा सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको। तो इस हवाले से भी थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। बिल्कुल सही। ये भी बड़ा ही, जिसे कहते हैं ना, इम्पोर्टेंट सवाल है कि आखिरकार इस सारी बात की मंतक क्या है। जी। और मंतक बड़ी सादी है। देखिए, जब चीन में सबसे पहले आया तो उन्होंने वुहान बंद किया ना, सारा चीन तो नहीं बंद किया। अब हम भी, हमारे पास चूंकि अब एदाद-ओ-शुमार वाज़े तौर पे आ रहे हैं और एदाद-ओ-शुमार की जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा फर्क है उसमें। आपको याद होगा कि चंद हफ्ते पहले मर्दान में, इस तीसरी लहर में सबसे पहले जो लॉकडाउन हुआ वो मर्दान में हुआ। इसलिए हुआ कि उनके नंबर सबसे ज्यादा तजावुज कर रहे थे, 30 से ऊपर 38% शायद चली गई थी उनकी पॉजिटिविटी। तो जाहिर है वो एक शहर जो है उसको बंद किया गया। और जो मुल्क का शिमाली हिस्सा है, KPK, पंजाब, इस्लामाबाद, यहाँ जो नंबर थे शुरू में ज्यादा थे, कराची में बेहतर थे, तो जो रिस्ट्रिक्शन थी उनका अंदाज जो था वो ज्यादा, उसका फोकस जो था रिस्ट्रिक्शन का या टाइटर रिस्ट्रिक्शन का, वो नॉर्थ था। अब वक्त के साथ शिमाली हिस्से में आहिस्ता आहिस्ता ये एदाद-ओ-शुमार थोड़े बेहतर हो गए, लेकिन कराची में अभी उस तरह से बेहतर नहीं हुए, हैदराबाद में नहीं हुए। चुनाचे आपको ये दोनों तीनों जगहों में एक फर्क तरीके से डिफरेंशियल अडॉप्शन ऑफ मेजर्स है, और यही होना चाहिए, क्योंकि जहां बीमारी या वबा का जोर ज्यादा है, नेचुरली वहां आपके इकदाम जो हैं वो ज्यादा सख्त होने चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि वैसे तो ये सवाल थोड़ा सा सियासी हो जाता है, लेकिन आपसे पूछना भी ज़रूरी है, ऐसी बात है, आप चुके देख रहे हैं सारी चीज़ों को। हमने ये देखा कि अभी जो NCOC ने जो रिपोर्ट दी है कोरोना वायरस के हवाले से, और जो आज़ाद कश्मीर का हम देख रहे हैं कि इलेक्शन इस वक्त रखा हुआ है, उस पर आज सियासी जमातों ने, अपोजिशन की ख़ास तौर पर, क्योंकि उसको मुस्तरद कर दिया है। तो इस हवाले से NCOC कोई फिर आगे स्टेप लेगा, क्योंकि आप तो इंडिकेट कर चुके हैं और हमने देखा था कि माजी में GB के इलेक्शंस के बाद भी क्या हाल हुआ था एकदम से, तो इसके लिए क्या कोई स्ट्रेटजी मुरतब की गई है? बिल्कुल जी। देखिए, NCOC का रोल हत्तल वसा एपॉलिटिकल है। एपॉलिटिकल से मुराद ये है कि वहां से हम कोई ऐसा स्टैंड नहीं ले सकते जो किसी एक साइड या दूसरी साइड के हक में हो। हमने सिर्फ जो साइंसी एदाद-ओ-शुमार है, एपिडेमियोलॉजी है, उसके मुताबिक हमने रिकमेंडेशंस और गाइडलाइंस देनी, वो हमने दी। लेकिन उसके अलावा हम समझते हैं कि हम कुछ खुसूसी तवज्जो, एक्स्ट्रा स्पेशल तवज्जो वैक्सीनेशन की तरफ भी दे सकते हैं, ताकि जो है इस सिचुएशन को कवर या काउंटर किया जा सके, क्योंकि वहाँ इलेक्शन मुतवक्के हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि वैक्सीन के ऊपर थोड़ी सी हम बात कर लें। हमारे यहाँ एक अच्छा ब्रेक थ्रू भी हुआ है, आज खुशखबरी भी हमने देखी वैक्सीन के एतबार से, लेकिन अभी तक हम ये देखते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में हम ये देख रहे हैं कि वैक्सीन के हवाले से कुछ खदशात नज़र आते हैं, लोग अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ात, ये खदशात कैसे दूर होंगे आप समझते? एक तो पहले चले हाफ फुल वाली बात कर लेते हैं। वो कहते हैं ना, ग्लास हाफ फुल देखें या हाफ एम्प्टी। हाफ फुल ये देखें कि अभी तक हमारे पास खुल के लोग आ रहे हैं, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने लाखों की तादाद में वैक्सीन लगवाई, फिर हमारी जो अमूमी जनरल पॉपुलेशन है उसके जरिए भी रोज लाखों में लोग आ रहे हैं। अच्छा, अब क्या कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं? बिल्कुल होंगे और हैं, और लेकिन जो सर्वेज हैं उसके मुताबिक कम अज कम आधे या 60% से के करीब जो लोग हैं वो वैक्सीन लगवाने को तैयार हैं। सो ऐसा नहीं है कि जो मेजॉरिटी है वो नहीं, मेजॉरिटी तो लगवाना चाहती है। हाँ, जो लोग बाकी रह जाते हैं उनके लिए हम उनको इनकरेज भी करेंगे, गाइडेंस देंगे, जो तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात हैं उनका जवाब देंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे साइंसी एतबार में और आसान लफ्जों में, ताकि हर एक को वो समझ आ सके। इसके लिए मीडिया कैंपेन भी हम कुछ कर रहे हैं, कुछ आगे आप देखेंगे, और आपके जरिए, जैसे अब आपने ये इंटरव्यू आप कर रही हैं, तो इसके जरिए हम आवाज तो दूर तक जाती है, फिर आपके मीडिया के जरिए, तो ये भी एक अहम स्ट्रेटजी है इस मामले के लिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने की कि स्ट्रैटेजी को हम अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि लोग पूछते हैं, सोशल मीडिया पे एक सवाल चल रहा, लोगों ने ये सवाल बनाया और पूछा कि जी क्या वैक्सीन एक महफूज इंतखाब है कोरोना वायरस से बचाव के लिए? आप ही समझते हैं? आप पहले इसका जवाब दे दें, फिर मैं उससे रेलेवेंट कुछ चीज़ें हैं वो आपके सामने रखूँ, तो फिर मैं उस पर फर्दर आपसे बात करूँ। जी बिल्कुल जी, इसका तो दो टोक और वाज़ेह जवाब है कि ये एक महफूज स्ट्रेटजी है, ये एक अमल है, एक तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए हम
बीमारी पे काबू पाने में और इस मुश्किल में जो सारी दुनिया फंसी हुई है इससे निकलने में हम कामयाब इसी रास्ते से होंगे इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, जैसे लोगों ने कुछ सोशल मीडिया पे रिपोर्ट किए हैं केसेस के जी, वैक्सीन लगवाने के बावजूद कोरोना वायरस हो रहा है, या इस तरह की चीज़ें जो रिपोर्ट हो रही हैं, वो किस तरह के केसेस हैं और उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, जब आप कोई भी वैक्सीन लेते हैं तो उसकी अफादियत या जो उसकी प्रोटेक्शन वैल्यू है वो 100% नहीं होती। मिसाल के तौर पे एक अच्छी वैक्सीन है, आप कहते हो जी ये 80% इफेक्टिव है। 80% का मतलब है कि अगर 100 लोगों को वैक्सीन लगेगी तो उनमें से 80 जो हैं उनको इन्फेक्शन नहीं होगी और 20 को इन्फेक्शन हो सकती है, लेकिन इन्फेक्शन हो सकती है। ज्यादा उसके मुज़र असरात जो हैं वो तकरीबन 0 या 1% के करीब होते हैं। अच्छा, अब ये देखना है कि अगर आपने 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई तो इसका मतलब है कि उनमें से 80,000 लोग जो हैं उनको तो इन्फेक्शन होने का चांस नहीं है, लेकिन 20,000 लोगों को माइल्ड इन्फेक्शन होने का अभी भी चांस बाकी रहता है। तो ऐसी सूरत में जहां हमारे पास चॉइस ये है कि शायद माइल्ड इन्फेक्शन हो जाए और उससे हम ज्यादा ना बीमार हो, एक तरफ को ये चॉइस है और दूसरी तरफ को ये है कि इन्फेक्शन होने का चांस पता नहीं कितने फीसद है और उसमें सख्त इन्फेक्शन होने का चांस तो आपके सामने ही है जी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये कोई बहस वाली बात ही नहीं है। जरूर वैक्सीन लगवाइए, इस कम से कम सख्त बीमारी से कोई 99% के करीब बचाव आ जाता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा हमारे देखने वालों के लिए कि अब जो वैक्सीन के मामले पे भी मुख्तलिफ इक़साम की वैक्सीन हम देख रहे हैं, कोई चाइनीज़ है, कोई अब जैसे कि फ़ाइज़र के हवाले से बात हो रही है। सो ये क्या इसमें भी कोई इस तरह की चीज़ है कि जी कोई बहुत बेहतरीन है या सब एक जैसा काम करती हैं? इस तरह की जो परप्लेक्स इनिग्मा एक लोगों की इस हवाले से भी राय है, उसके मुताबिक आप क्या कहेंगे? ये भी थोड़ा-सा आज क्लियर करें ताकि लोगों के अंदर जो कन्फ्यूजन पाई जाती है वो भी दूर हो। मुख्तलिफ वैक्सीन के जो बचाव की शरह है उसमें मामूली फ़र्क ज़रूर मौजूद होता है, कुछ फ़र्क है, लेकिन देखें जो मैं फिर बात कहता हूं कि जो असल फ़र्क है ना इंडिविजुअल के लिए, एक फ़र्द के लिए, अगर मैं वैक्सीन लगवा रहा हूं तो मुझे तो परेशानी या परवाह इस चीज़ की होनी चाहिए कि क्या मैं इससे खुदा न खास्ता लगवाने के बाद मेरी बचत होगी या मैं बीमार हूंगा। तो अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाते तो आपको पता है कि बीमारी फैली हुई थी, फैली हुई है, अभी भी है और बीमार होने के खदशात ज्यादा हैं और इसमें लोगों की अमवात हुई हैं, दिन में आपको पता है 150-150 से ज्यादा। सो उस सूरत में जो चीज देखने की है ये नहीं है कि ये एक वैक्सीन वर्सेस दूसरी वैक्सीन का इन्फेक्शन से बचाव के रिस्क में अगर थोड़ा सा फर्क है तो नहीं जी मैंने उस ब्रांड वाली जरूर लेनी है। ज्यादा तो चीज ये है कि क्या वैक्सीन लगवाने के बाद चाहे किसी ब्रांड की भी हो आप सख्त बीमारी से बचेंगे कि नहीं, और इसका जवाब बड़ा हतमी तौर पे है कि हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह बचेंगे। तो आप जरूर वैक्सीन लगाएं, इस चक्कर में मत पड़े कि मैंने ये वाली ब्रांड लेनी है या वो लेनी है। इस वक्त हुकूमत फ्री वैक्सीन दे रही है बिला तफरीक, किसी रंग नस्ल जिसे कहते हैं सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, किसी हिसाब से नहीं हम उसमें डिस्क्रिमिनेशन करें। तो ये एक यूनानिमस किस्म का व्यू मेडिकल कम्युनिटी का है कि आप इस पे वैक्सीन लगवाइए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि वैक्सीन जो है वो किसी भी उम्र का शख्स लगवा सकता है, क्योंकि अभी तक तो खैर पाकिस्तान में तो आपने अभी 30 प्लस तक अलाउ किया है और खोला है कि जी वैक्सीन के एज लिमिट्स में जो लोग आ रहे हैं ब्रैकेट्स में, लेकिन उसके अलावा भी वैसे भी लोग जानना चाहते हैं कि क्या हर उम्र के शख्स वैक्सीन लगवा सकता है? इस वक्त तो जी साइंसी एतबार से जो ज्यादातर वैक्सीन हैं उसकी ऑथराइजेशन 18 से ऊपर की है। तो हम भी जब इसको, इसलिए हमने 18 से ऊपर की रजिस्ट्रेशन खोल दी हुई है और 30 से ऊपर को हमने कहा कि आप वॉक इन करके लगवा लें। लेकिन जो ये जो है 18 से 30 वाली रेंज है ये रजिस्टर कर रहे हैं, इसकी स्केजुलिंग भी शुरू हो जाएगी और जाहिर है जब थोड़ा हम अगले मरहले पे आएंगे तो इंशाल्लाह किसी पॉइंट पे अगले चंद हफ्तों और दिनों में ये भी वॉक इन की तरफ आ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमने ये देखा कि वैक्सीन के हवाले से, वैक्सीन की ख़रीदारी के हवाले से और वैक्सीन लगाने, जैसे कि आपने कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस सारे मामले पर हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा एक बीच में थोड़ी सी कन्फ्यूजन इस हवाले से भी रही कि जी प्रोविंस टू फेडरल के जिस दिन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा क्लेम कर रही थी इस हवाले से कि जी हमें अभी तक अलाउ नहीं किया है, फिर वो ख़रीदने की बात भी आई, मुख्तलिफ चीज़ें आ रही थी सामने, उसको भी थोड़ा सा क्लियर कर दो उस मामले को कि क्या उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू था सारा। देखिए बहुत वाज़ेह चीज़ है कि प्रोविंशियल जो हेल्थ है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और किसी भी प्रोविंस को कोई दवा कोई वैक्सीन खरीदने से ना कोई रोक सकता है ना कोई पाबंद कर सकता है। वो फ्री हैं ये वैक्सीन खरीदने को और उनको किसी किस्म की इजाज़त या सर्टिफिकेट या एनओसी की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन हमने समझा कि वो अपनी जगह खरीदें, जितनी भी करें, जो वो ठीक है। बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन एक अगर इसमें नेशनल एफर्ट हो जाए तो वो बहुत बेहतर है। उसकी एक वजह यह है कि एज अ फेडरल यूनिट जी जी नेशनल हुकूमत की भी तो तो इस वजह से तो सारी खरीद की है, लेकिन प्रोविंसेस आर फ्री टू डू देयर ओन। जी। डॉक्टर साहब दोबारा बताइएगा, आपकी आवाज़ कट गई, आपने लास्ट सेंटेंस क्या कहा? मैंने कहा जी, जी। डॉक्टर साहब की वो आवाज़। लगा खरीद रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी लाइन का 1 मिनट इशू आ रहा है। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना बहुत कीमती शुक्रिया। वक्त दिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान, मामले खुसूसी वज़ीर आज़म वक़्त हमारे साथ मौजूद थे और वैक्सीन के हवाले से बात हो रही थी। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए जैसे कि मैंने कहा खुशाइन इकदाम आज के एतबार से, आज का दिन कि पाकिस्तान अब अपनी वैक्सीन खुद तैयार करेगा और के लिए नई वैक्सीन पाकवैक के नाम से मुतारिफ कराई गई है। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कल बड़ा ऐलान करते हैं कि इस बजट के में आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, तो दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि माशी शरण पर भी बात करें। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताऊं, मुल्क में महंगाई में इजाफे का रुझान कहाँ तक बरकरार है, मई में क्या हालत है, उस पर नज़र डालते हैं। मई के महीने में महंगाई में 0.10% इजाफा हुआ और महंगाई की शरह 10.87% तक पहुँच गई। मई में चिकन, फल, आटा, गंदम, मस्टर्ड ऑयल, वेजिटेबल घी, बेकरी आइटम, मसालेजात, गोश्त और चीनी बड़ी महंगी हुई। अदारा शुमारियात ने माहाना महंगाई के जब अदाद शुमार जारी किए हैं तो उसमें बताया गया है कि मई में महंगाई में किस तरह से होशरबा ये जो इजाफा हुआ है। साथ ही साथ मई 2020 के मुकाबले में 2021 में महंगाई की शरह जो है वो 10.87% तक पहुँच गई है। इदारा शुमारियात का ये भी कहना है कि रवां माली साल पहले 11 माह में महंगाई की शरह 8.83% रिकॉर्ड किया गया, जबकि एक माह में मुर्गी के जो नर्ख हैं वो 16.87% तक बढ़े। फल के 10.54, आटा 9.75% महंगा हुआ, जबकि गोश्त की बात करें तो 4.68%, चीनी 1.83 और गुड़ 2% महंगे हुए हैं। जिसके अंदर टमाटर नंबर्स आ रहे हैं, जिसके अंदर टमाटर वगैरह सब्जियों के भी हैं, अंडे, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ जो चीज़ें सस्ती हुई, ये तो सारी चीज़ें वो जो महंगी हुई। अदारा शुमारियत की रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि एक साल में दूध जो है वो 15.41%, सब्जियां 12.53%, मोटर फ्यूल 25.34%, बिजली के निर्ख 21.83% महंगे हुए, जबकि इसी दौरान प्याज 31.52% और मूंग की दाल 17, दाल मसूर 7, बेसन 2% सस्ता हुआ। ये वो अदारा शुमारियात है जो कि हमें बताता है, स्टेटिस्टिक्स सारे जो कि आपके सामने हमने रखे हैं। अब चूँकि जून का महीना है, बजट का महीना, और इस बजट में क्या होने जा रहा है और कितनी हम एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, जो वज़ीर आज़म कह रहे हैं वो सही है या फिर जो अपोजिशन भी कह रही है कि जी हम दो अवाम दुश्मन बजट है, इसको पास नहीं होने देंगे। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस हवाले से, और क्या हो सकता है, इस पे मैं बात करूंगी। मेरे साथ मौजूद है मियां नसीर हयात मकबूल, सदर हैं FPCCI के। आपको खुशामदीद कहती हूँ, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मियां नसीर हयात साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्या आप समझते हैं हुकूमत एक नए बजट की तरफ चूँकि अब जा रही है, देने के लिए पेश करेगी इस महीने, तो माजी के जो अभी तक बजट पेश कर चुकी है ये हुकूमत, उनमें और जो अब पेश करने जा रही है, क्या वाकई इसमें आवाम को कोई रिलीफ मिल सकता है? देखिए, अभी तक तो बजट डिस्क्लोज नहीं हुआ, लेकिन जितनी बात हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से हुई है और जो भी पॉइंट हमने रेज किए हैं, सरप्राइजिंगली, हाँ, जो कि हुकूमत से उम्मीद नहीं होती आमतौर पे, हाँ, ही वॉज रिसेप्टिव। हाँ, उन्होंने कहा कि कोई नया टैक्स नहीं लगेगा और जो टैक्स मशीनरी है जिससे हरासमेंट होती है वो हरासमेंट नहीं होगी, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तौर पे हम FBR को लोगों से दूर रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा अगर ये बातें जो कमिट की हैं उन्होंने, अगर वो करते हैं जो कमिटमेंट किया, तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड स्टेप इन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, क्योंकि लोग टैक्स देना चाहते हैं लेकिन इस सिस्टम के आगे लोग आना नहीं चाहते।
जहाँ हरासमेंट होती है, जहाँ प्रोसिक्यूशन होती है, तो आई होप कि ये चीज़ें होंगी। एक बात उन्होंने और कही थी बड़ी अहम कि आई विल कंसीडर सिंगल डिजिट सेल्स टैक्स। अगर ये कर लिया उन्होंने तो आप समझ लें कि अवाम को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि सेल टैक्स 17% किसी तौर पे भी किसी मुल्क के लिए भी वाइबल नहीं है। अच्छा, ये भी बताइएगा जिस तरह से अभी आपने सेल्स टैक्स की भी बात करी और सारी चीज़ें की, अब ये देखिए आवाम जो हमें भेजती है अपना फीडबैक भी, और जो हम रेगुलर उस पर बेसिस पे देखते हैं, वो इस बात को बहुत ज़्यादा कंसीडर करते हैं कि जी जो घर का सौदा सर्फ चलाना है, जो घर का बजट चलाना है, हमें उससे मकसद है। हमें ये नहीं पता कि जी वहाँ बैठ के इदारों में और हुकूमत बैठ के अपने सीटों पे क्या कर रही है। अब जो आवाम से रिलेटेड बात है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि अभी आपको मेरे सामने मैंने महंगाई के हवाले से जो एदाद-ओ-शुमार भी रखे, क्या आपको लगता है कि इन सारी चीज़ों में कहीं जो आम आदमी से रेलेवेंट चीज़ें हैं उसमें हुकूमत कोई रिलीफ देने में कामयाब होगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसको इस नज़र से देखते हैं कि लास्ट ईयर मई में हमारा जो कोरोना था वो एक पीक पे था। दुनिया में हर चीज़ का जो दाम था वो 30-40% घट गया था फ्रॉम मार्च टू मई जून। और उसके बाद जब वो कोरोना का इफ़ेक्ट कम हुआ और दुनिया खुली, तो दुनिया में हर चीज़ की प्राइस शदीद तौर पे बढ़ी। अब जैसे पाम ऑयल है जिससे घी बनता है, उसकी प्राइस जो है 40-50% बढ़ गई। खाने के जो तेल हैं, दालें हैं, ये सब चीज़ों की प्राइस इंटरनेशनली बढ़ गई। जब इंटरनेशनली बढ़ जाएगी तो आप कैसे उसको अपने यहाँ सब्सिडाइज कर सकते हैं। दूसरी बात है, जैसे उसमें चीनी है, 200 रुपये मन गन्ना था, 280 रुपये मन हो गया। और जब 280 रुपये मन गन्ना होगा तो चीनी आपको 50-60 रुपये नहीं मिल सकती जी। अच्छा, जो चिकन का एक आपने जिक्र किया, चिकन में ये हुआ जब एकदम बंद हुआ तो लोगों ने अंडे फेंके, चिकन फेंकी, क्योंकि क्या करते हैं, शादियां बंद, हर चीज़ बंद थी। अब भी देखें कि शादी हॉल नहीं खुले हुए, तो चिकन रेस्टोरेंट नहीं खुले हुए, तो दावतें बंद हैं, तो चिकन में जो वो फ्लॉक डालते हैं, इसको समझना ज़रूरी है कि मैंने फ्लॉक डाला, वो 6 हफ्ते बाद मैं बेचने जाऊँगा। आज खुल रहा है, कल बंद हो रहा है, आज खुल रहा है, तो लोग फ्लॉक नहीं डाल रहे। लोग लास्ट ईयर कोविड में जब बंद हुआ था, शदीद नुकसान किया था लोगों ने। इसकी वजह से चीनी की जो मुर्गी की कीमत है वो डबल हो गई। जब तक ये चीज़ स्ट्रीमलाइन नहीं होगी, लोगों को ये पता चलेगा कि भाई मैंने कितने फ्लॉक डालना है, कितनी मेरी सेल होगी, तो और कॉन्फिडेंस होगा कि ये मैं कर सकता हूँ, जब तक ये कम से कम इस मुर्गी की कीमत तो स्टेबल नहीं हो सकती। तो देर आर फैक्ट्स। अगर मेरा पोल्ट्री फार्म है तो मैं सोचूंगा कि भाई मैं डालूँ ना डालूँ, फ्लॉक स्टार्ट करूँ, आगे जो है ना चूज़े ग्रो करूँ ना करूँ, तो इसका बड़ा ज़रूरी है समझना कि इसके पीछे इम्पैक्ट क्या है। बाकी फूड इन्फ्लेशन हमारे यहाँ थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ये है कि इसको इनको कंट्रोल करना चाहिए। और उसका तरीका ये है कि जो एग्रीकल्चर है उसमें हमारा जो है, जो ग्रोअर है और जो आड़ती है, इसके बीच में बड़ा जो सारा जो इनका प्रॉफिट है वो खा जाते हैं। इसका कोई निज़ाम अगर आ जाता है, क्योंकि 10 रुपए की चीज़ है वो उनसे 5 रुपये में ख़रीदते हैं, फिर वो बढ़ा के बेचते हैं, तो ये मैनिपुलेशन चलती है। इसका सिस्टम हमारे पास नहीं है और बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ग्रोअर्स के साथ। हुकूमत में भी आपको नहीं लगता कि हम कुछ कर सकें? नहीं, देखें अभी हमने तो इनको प्रपोजल दिया है कि आप पर एकड़ के हिसाब से 10-20 हज़ार में वॉट एवर इज़ द कॉस्ट, एक साल में 3 क्रॉप्स आती हैं, तो एक क्रॉप में अगर उसको 10,000 रुपये एकड़ या 20,000 रुपये एकड़ कॉस्ट आती है, उसके बाद 10 एकड़ है, उसको 2 लाख आप दे दें 3 महीने के लिए शॉर्ट टर्म पे, ताकि वो बजाय आड़तियों के बाद जाके महंगा फर्टिलाइज़र ले या महंगी कोई पेस्टिसाइड्स ले, वो अपने तौर पे करे और 3 महीने में वो वापस करे। तो कोई ना कोई इस पर बातचीत तो हमारी गवर्नमेंट से हुई है। अब देखें, ये बड़ा अनडॉक्यूमेंटेड और जो है ना वो ऐसा सेक्टर है जहाँ घुसना और ऑर्गेनाइज करना इज़ नॉट ईजी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा मियां नसीर हयात मगू साहब कि हम देख रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के हवाले से आपको लग रहा है कि रिलीफ कोई फराहम किया जाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बिजली के गैस की जो नेट इस तरह से बढ़ाए गए हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कोई हमें बेहतर नज़र नहीं आता, तो वो जो कॉस्ट है जो इंटरनेशनल मार्केट में हम देखते हैं उसको मेंटेन करने के लिए बड़ी परेशानियां सामने आती हैं। देखिए, बात ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सूबे से सूबे मतलब प्रोविंस टू प्रोविंस डिफर्स। अगर आप लाहौर चले, पंजाब जाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ से बेहतर है, इंडस्ट्रियल स्टेट्स बन रही हैं। यहाँ सिंध में प्रॉब्लम है कि इंडस्ट्रियल स्टेट्स नहीं बनी, नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई ख़ास काम नहीं हुआ। जो फेडरल गवर्नमेंट की अगर आप बात करती हैं तो इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से अगर वो बिजली की कीमतें
जैसे अभी के इलेक्ट्रिक का मसला चल रहा है, जी। तो हमने एक डिमांड की थी गवर्नमेंट से कि के इलेक्ट्रिक को एज इट इज़ नहीं बेचें, इसको अनबंडल करें, यानी जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन इसको अलग करें। बाकी जेनकोस सब अलग हो चुकी हैं, इसका हमें ये पता ही नहीं चलता कि कौन से सेक्टर पे जनरेशन में प्रॉब्लम है, इनकी ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम है और फिर इनकी मोनोपोली है। हमने इनको ये कहा कि अगर नया बायर भी, जैसे आजकल हमने सुनते हैं कि कोई बायर आया हुआ है लेने के लिए, हमने इनको कहा कि ये सारे इसको अनबंडल करें, उसके बाद बेचें और ये अपनी जो बिजली है जो महंगी बनाते हैं ये नेशनल ग्रिड में दें और वहाँ से अपना नेशनल ग्रिड से अपनी बिजली लें। जब इनकी महंगी बिजली जाएगी तो ऑफ कोर्स इनके प्लांट नहीं चलेंगे और हमें सस्ती बिजली जो एम्पल है पाकिस्तान में वो सिंध में और हमें मिलेगी, तो यहाँ के लोगों को जो है ना एक रिलीफ मिलेगा, क्योंकि बिजली की कीमत तो बेसिक है। इतना बड़ा जो बिजली का बिल किसी का है, इतनी ज़्यादा महंगी बिजली हो और बिजली हो भी हमारे पास और हम लगे हो कि हमने ये पुराने प्लांट चलाने हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, तो आपको लगता है वज़ीर आज़म से, चूँकि ये आप अच्छी एक तजावीज़ जो रख रहे हैं सामने कि वज़ीर आज़म इसमें इसको देखेंगे, इसके ऊपर नज़रसानी करेंगे? देखिए, हमने तो उनको कहा जी आपके 3 साल गुजर गए, 2 रह गए जी, अगर आप ये चीज़ें इसको एड्रेस कर लें तो आपको काफ़ी आपका एक परफॉर्मेंस अच्छी होगी, लोगों की सपोर्ट आपको वापस मिलेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो यू विल लूज़ 22 ईयर्स ऑफ योर जो आपने तपस्या किया वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि बात ये है कि चीज़ें सामने हैं, करना कोई मुश्किल नहीं है, बस अगर इसका राइट स्टेप एट राइट टाइम करें तो नो प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, इंडस्ट्रियल मशीनरीज के हवाले से भी हम और प्लांट्स के हवाले से भी बात करते हैं, उस पर भी सब्सिडी की बात हुई थी, हमने देखा था बीच में। तो क्या वज़ीर आज़म से अब आप इस हवाले से भी कुछ मुतालबात रखते हैं? माजी में भी हमने देखा कि कहा गया था इस पर भी कि इस पर भी नज़रसानी की जाए, किस हद तक समझते हैं कि इसको भी मेरे ख्याल से हमने तो एज इंडस्ट्रियलिस्ट, एज बिजनेसमैन किसी मशीनरी पे कोई सब्सिडी नहीं मांगी। हमने ये कहा कि इस पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आके जब लगेगी तो उस पर रोज़गार होगा, इकोनॉमी जो एक्सेलरेट होगी। तो हमने कभी भी ये नहीं कहा मैं कोई रियायत दे या कोई सब्सिडी दे, मतलब जैसे अब मशीनरी आई, आपने सेल टैक्स लगा दिया आपने, भैया एक मशीनरी अगर आएगी तो पहले वो ज़मीन लेगा, मशीनरी लगाएगा, प्रोडक्शन करेगा, आपको टैक्स देगा, रोजगार होगा। तो ये चीज़ें अच्छी बात नहीं है कि आप उस पर टैक्स की छूट की आप, लेकिन उनसे टैक्स की छूट ये होती है मशीनरी पे आप टैक्स की छूट दे दें, हाँ मशीनरी पे दे दें और इनकम टैक्स ही दे दें। अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आता है, कम से कम वो रोजगार तो जनरेट करेगा ना, आपको सेल टैक्स पे करेगा, लोगों को काम पे लगाएगा। अच्छा, हम ये देख रहे हैं मियां नासिर साहब, ये भी बताइएगा कि हम जिस तरह से देख रहे हैं कि कुछ दिन से ये भी एक क्लेम हमारे सामने आ रहा है कि जी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें भी नंबर्स बहुत अच्छे जा रहे हैं ट्रेडिंग के हवाले से, उसके हवाले से, और ये भी कहा जा रहा है कि 4 साल बाद हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग में जो है वो बड़ी बेहतरी आई है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं पर्सनली तो स्टॉक एक्सचेंज को इंडिकेटर समझता नहीं हूँ। ये एक कैमोफ्लेज है, एकदम ठीक हो जाता है, एकदम ऊपर हो जाता है, लेकिन जनरली लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 12% ग्रोथ हुई है, हाउसिंग सेक्टर पे ग्रोथ हुई है, गाड़ियाँ बिकी हैं 35% ज़्यादा, जो कि सिटीज़ में कम और छोटे सिटीज़ में ज़्यादा गई हैं। तो ग्रोथ तो हर तरफ है। और डोमेस्टिक कॉमर्स जो है आफ्टर दिस कोविड, ई कॉमर्स में बड़ी ग्रोथ हुई है। आपका आईटी सेक्टर की 2 बिलियन से ज़्यादा की एक्सपोर्ट हुई है, राइस की 2 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई है। तो थिंग्स आर बिकमिंग बेटर। और आपके पास जो रेवेन्यू बाहर से पाकिस्तानी से भेजा है, दैट इज रिकॉर्ड, मतलब 27 बिलियन आ चुका है। जो रेमिटेंसेस के जी, और अभी आप 1 महीना बाकी है, मतलब जो 20-22 में होते थे, अगर 28 आ जाए, 29 आ जाए, तो दैट इज अ बिग नंबर। आप समझते हैं कि ये कामयाबी है हुकूमत की इन सेक्टर्स ये देखिए, जब इसको एक आप लिंक इसको देखें, जब आप स्मगलिंग बंद करवा देंगे या कम करवा देंगे, तो जो पैसा घूम के वहाँ से जाना होता है स्मगलर के पास और वो आता है, वो पैसा भी डायरेक्ट पाकिस्तान आता है। मैं अगर दुबई में काम करता हूँ, मैं वहाँ किसी को देने से बेहतर मैं सीधा भेज देता हूँ। और मैं उसका एक ही तरीका है कि स्मगलिंग ये रोक ले, पैसा मैं किसी को देने के काबिल नहीं रहूँगा, तो फिर मुझे भेजना ही पड़ेगा। तो ये इन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट खोला, तो उसमें बहुत बड़ा जो है ना इनको रिस्पॉन्स मिला है। तो आई थिंक थिंग्स आर बिकमिंग बेटर। अच्छा, ये भी बताएं, हम जैसे कि देख रहे हैं ख़ास तौर पे कि
इस वक्त जो जीडीपी के एतबार से बताया जा रहा है कि जी 3.5% से ज़्यादा बताया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि जी हमें जीडीपी के जो इंडिकेटर्स हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इस पे भी एक बहस है। कुछ जो मईशत के माहिरीन हैं वो अपनी दूसरी राय रखते हैं, कुछ कह रहे हैं कि हाँ जी हो सकता है। और जो हम डिफरेंट रेटिंग्स देखते हैं इंटरनेशनल रेटिंग इदारों की, तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं येस, कुछ नो। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? आपके नज़र में क्या ये इंडिकेटर सही है? क्या हम वहाँ तक अबूर कर सकते हैं उस जीडीपी की ग्रोथ को? मेरा मैं आई एग्री कि ये जो ग्रोथ हुई है, और अगर कोई कह रहा है नहीं हुई है तो आई डोंट नो वो क्यों कह रहा है, लेकिन ग्रोथ हुई है। और मैं समझता हूँ सिम्स अभी इस दफ़ा ठीक है, इंटरेस्ट रेट भी 13 से 7 कर लिया। लास्ट ईयर मतलब इम्पैक्ट आने में टाइम लगता है ना, लास्ट ईयर 13% था, आज 7% है, तो ये चीज़ों का इम्पैक्ट आने में टाइम लगता है। नया पाकिस्तान मैं गया था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उन्होंने ब्रीफिंग दी थी। 100-200 गज के घर वालों के ऊपर उन्होंने एक बैंकों को पाबंद किया है कि 5% ऑफ देयर लोन शुड गो टू दिस सेक्टर, और उसमें अगर कोई मॉर्गेज में पैसे नहीं मिलते हैं तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम उसको कंपनसेट करेंगे। तो ये स्टेप बहुत अच्छा है, इससे भी बहुत बड़ी ग्रोथ आएगी, क्योंकि यहाँ तो घर का तो होना बहुत बड़ा मसला है। तो चीज़ें ठीक हो रही हैं, अल्लाह करे ये ऐसे ही रहे। और ये जो शौकत तरीन साहब से हमारी एक आध जो दो मीटिंगें हुई, मुझे लगता है कि उन्होंने जोश खताबत में नहीं, वाकई ये कहा है कि हमने ये करना है। अगर ये कर देते हैं जो हमारी बातें उनसे हुई हैं, टैक्स नहीं लगाना, हाँ, और टैक्स सिस्टम को आसान बनाना, हाँ, लोगों को जो है इनकरेजिंग होगा, यानी कि ये टैक्स सिस्टम अगर ये कर लेते हैं जैसे एग्री हुआ है। क्योंकि हमने तो 15 फरवरी को एक लिखा था लेटर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स, कि आपको कितना टैक्स चाहिए उससे ज़्यादा मिलेगा, लेकिन सिंप्लीफाई करें। लोग देना चाहते हैं, वो नेट में आना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने सिंप्लीफाई नहीं किया तो और टैक्स ज़्यादा लगा के रखे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब वो उस बात पे आए हैं कि हम टैक्स कम करेंगे। अब देखें जब बजट आता है तो फाइनली फिर लेट्स सी के वो क्या करते हैं। वादा तो उन्होंने इस तरह की बातें मीटिंग में, मैं यकीन तो यही दिलाया कि हम टैक्स कम करेंगे, नेट बढ़ाएंगे, सारी बातें तो पहली दफ़ा बड़ी पॉजिटिव की हैं। और एक बात बार बार मैं कहता हूँ कि उन्होंने कहा था हम सिंगल डिजिट करेंगे सेल टैक्स, आई डाउट अगर ये कर देते हैं तो आप समझ लें कि पैराडिम शिफ्ट हो जाएगा। चलिए, ये आप बड़ी खबर दे रहे हैं कि अगर सेल्स टैक्स की जो हुकूमत कह रही है कि सिंगल डिजिट की तरफ जा रही है, तो ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा टैक्स के हवाले से, क्योंकि हमेशा टैक्सेस के मामले में आवाम के ऊपर जो है वो बोझ लाद दिया जाता है तमाम टैक्सेस का, और फिर आवाम उससे बड़ी परेशान होती है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, एक इशू जो कि सबसे पहले हमने देखा था इस हुकूमत के आते ही हुआ, और वो इशू बना रहा 2-3 साल में, बार बार उसके ऊपर बात होती रही और मुख्तलिफ वज़रा भी आके इसके ऊपर बात करते रहे, और फिर हमारे मुख्तलिफ जो मईशत से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात हैं और कारोबारी ताजिर हजरात, वो सारे इस पर अपने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात मुख्तलिफ अंदाज़ में पेश करते रहे कि ये बात हो रही थी कि जी हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में लेकर आया जाए, यानी कि हर चीज़ को जो है वो ऑफिशियली कराया जाए एनरोल। तो इस सारे मामले को अब इसके ऊपर कंसेंसस फाइनली बिल्ड हो गए हैं और इस पर तो अब कोई इशूज़ नहीं है इस सारे इशू पे। देखिए, अगर आप बात करें डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकनॉमी की बात कर रही हैं, तो ये जब ही होगी जब आप टैक्स का निज़ाम सहल करेंगी, टैक्स कम करेंगी, और जो टैक्स मशीनरी जो लोगों को ब्लैकमेल करती है बंद करेंगी, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा तो लोग इधर आएंगे। अगर वही पुराना सिस्टम रहा तो जो टैक्स दे रहा है वो भी सोचता है कि मैं तो अब निकल नहीं सकता हूँ। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप मुझसे एज गवर्नमेंट, एज FBR सलूक क्या करते हैं। अगर आपका वही रवैया है जो आजकल अब तक चल रहा है, तो फिर कौन आएगा टैक्स रेट में। वैसे हमने उनको एक तजवीज़ दी है, आपके चैनल के तवज्जो से मैं बता दूँ कि 36 लाख जो है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कनेक्शंस हैं यूटिलिटीज़ के, पावर, गैस, व्हाटएवर। तो हमने इनको कहा कि भाई इनको आप रजिस्टर करें ना, इसका एक कानून चेंज करें कि जिसको इंडस्ट्रियल या कमर्शियल बिजली लेनी है वो सेल टैक्स और इनकम टैक्स का रिटर्न लेके आए, वरना आपकी बिजली काट दी जाएगी। तो बड़ा आसान काम है। वो जो एग्जिस्टिंग है उनको कहे जी 3 महीने में सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन और इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन लाएँ और अपना रिटर्न दाखिल करें, तो आपकी बिजली कंटिन्यू करेगी, आपकी गैस कंटिन्यू करेगी। तो उससे मैं समझता हूँ 36 लाख में से 2-4 लाख भी ले आए। वैसे तो 1 साल में या 2 साल में हमें देते तो हम इनको करके दे देंगे, कैसे लोगों को रजिस्टर, इसमें तो आपको सिस्टम से रजिस्टर करना था। अब मैं अगर फैक्ट्री चला रहा हूँ और मैं सेल टैक्स में रजिस्टर नहीं हूँ और मेरे पास इंडस्ट्रियल कनेक्शन है, अगर मुझे नोटिस आता है कि भाई आप 3 महीने में
ये इनकम टैक्स रिटर्न और सेल टैक्स रिटर्न लाएं, वरना बिल डिस्कनेक्ट तो मैं क्या करूँगा। मैं रोड पे पत्थर तो नहीं लाऊंगा। बात ये है कि फैक्ट्री चला रहे हो और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं सेल टैक्स की, आपका इनकम टैक्स ही नहीं, हु विल सपोर्ट हिम। तो इनको ये करना पड़ेगा। ये ऐसे बैठे बैठे ज़िंदगी गुजार दी इन लोगों ने और कोई एफर्ट नहीं किया लोगों को रजिस्टर करने का। अब तो ऑटोमेशन हो गई है, सिस्टम आ गया है, अब तो बड़े आराम से पता चल जाता है कि किसकी गाड़ी है, किसकी क्या प्रोडक्शन है, क्या कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब करना चाहें तो थिंग्स हैव बिकम ईजियर। हाँ, ठीक है। अच्छा, मैं लास्टली आपसे, चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, मैं आपसे नाज़िर साहब ये भी जानना चाहूँगी, लास्टली ये बताएं कि आप चूँकि अब बजट तो पेश होना है, उसके हवाले से जो कि अभी आपने कहा कि आपकी मुलाकात भी हुई शौकत तरीन साहब से भी और बहुत सारी तजावीज़ भी दी, कोई ऐसी बात और है जो कि आप चाहते हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब तक पहुँचे और इस प्लेटफॉर्म से, कि जो अभी भी आप समझते हैं कि उनको करना चाहिए है? मैं सिर्फ एक बात उनको पहुँचाना चाहता हूँ जो बड़ी वाज़ेह है कि फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हम इलेक्शन लड़ते हैं तो 3-4 महीने हम पूरा घूमते हैं पाकिस्तान, हर एसोसिएशन हर चैम्बर में जाते हैं। फिर जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो पहले दिन से लोग अपने अंबार अपने मसले लेके आते हैं। तो उनको इस एपेक्स बॉडी को के साथ हर हफ्ते 10 दिन में एक सिटिंग रखनी चाहिए, क्योंकि हम लोग वो लोग हैं जिनको हर बंदा 215 ट्रेड एसोसिएशन से हमारी मेंबर हैं। अगर 10-15 की डायरेक्ट अप्रोच भी होगी तो 170-80 की नहीं होगी। उनके मसाइल हमें पता हैं, वो अगर ये एड्रेस कर लें और ये समझ लें इस बात को कि ये बॉडी जो है इससे उनका राब्ता आवाम से हो सकता है, तो इट विल बी गुड फॉर द कंट्री एंड गुड फॉर हिम एंड गुड फॉर हिज फ्यूचर ऑल्सो, पॉलिटिकल फ्यूचर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं नाज़िर हयात मकबूल साहब, थैंक यू। सदर FPCCI हमारे साथ मौजूद थे नाज़रीन, और बहुत बैलेंस बात कर रहे थे इस एतबार से कि जी कहीं अगर खामियां कोताहियाँ भी हैं हुकूमत की, तो कहीं कुछ अच्छी भी चीज़ें और खुशाइन हुई हैं सो फार इन 3 सालों के अंदर ग्रोथ के हवाले से। अब तो देखना ये नाज़रीन, आज तो पहली तारीख़ है, बजट पेश किया जाएगा इस ही महीने के अंदर, और उसमें क्या वाकई आवाम को हुकूमत रिलीफ देने में कामयाब होती है या नहीं, ये तो बजट ही बताएगा। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान अदा सैफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।